हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये हमारी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की सेकंड क्लास है। लास्ट क्लास में हमने सब्जेक्ट की शुरुआत की थी, जो बेसिक परिभाषाएं हैं वो सारी जानी थी, प्लस इकोसिस्टम का भी एक पोर्शन हमने समाप्त किया था। आज की क्लास में हम इकोसिस्टम का जो बचा हुआ पोर्शन है वो देखेंगे। खास तौर से पारितंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह है, ऊर्जा का प्रवाह किसी भी तंत्र में कैसे होता है। नॉर्मली मनुष्य में ऊर्जा कहाँ से आती है? खाने से, है ना? तो हम देखेंगे मेनली खाना, भोजन। अब भोजन क्या होगा? सबसे पहले तो उत्पादक बनाएंगे, फिर उत्पादकों को कौन खाएगा? शाकाहारी। फिर शाकाहारियों को कौन खाएंगे? मांसाहारी। और इन मांसाहारियों को फिर अगले स्तर के मांसाहारी खाएंगे। ऐसे करके हम सारी चीजें देखने जा रहे हैं। तो इसमें उत्पादक जो है वो कैसे भोजन बनाते हैं, ये पूरा प्रोसेस तो नहीं जानेंगे, वो उतना जीव विज्ञान का पार्ट है। लेकिन जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था लेखपाल में, वो क्या था कि मेनली जो सोर्स है, प्राइमरी सोर्स है फोटोसिंथेसिस का, प्रकाश संश्लेषण का, तो उसमें लगा ये प्रकाश यानी प्रकाश, सनलाइट। सनलाइट जब पृथ्वी पर आती है तो 100% जो आएगी वो आएगी पृथ्वी पर। इसका 50% से कम भाग जो होता है वो होता है फोटोसिंथेटिकली यानी पी, एक्टिव रेडिएशन, जिसे शॉर्ट में बोला जाता है PAR। तो टोटल 100% आ रही है, इसका 50% क्या हो रहा है? 50% से कम, ठीक है, लेस देन 50%। ये क्या होगा? ये होता है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, PAR होता है लेस देन 50%। अब 50% से कम तो ये हो गया, फिर इसका 2 से 10% ही केवल यूज होता है प्रकाश संश्लेषण में। किसका 2 से 10%? इस 50% का। तो अगर सनलाइट जो टोटल आ रही 50% से कम, तो क्या PAR होता है, और उसका 2 से 10% ही यूज कर पाते हैं पौधे प्रकाश संश्लेषण में। तो अगर 50% का 2 से 10% यूज कर पाते हैं, तो टोटल जो 100% होता है उसका केवल 1 से 5% पोर्शन ही आपका कहाँ यूज होता है? प्रकाश संश्लेषण में। यही आपका प्रश्न आया था इस बार लेखपाल एग्जाम में। तो भोजन का प्रोसेस बता दिया, यहां पर भोजन बन गया। केवल प्रकाश संश्लेषण से भोजन नहीं बनता है, दूसरा संश्लेषण होता है रासायनिक, या रसायन बोल सकते हैं डायरेक्ट, रसायन संश्लेषण। ये कहाँ होगा? जहां पर प्रकाश नहीं पहुंचता है। तो समुद्र की जो गहराई होती है, केकड़े वगैरह 3000 मीटर तक गहराई में रहते हैं, तो यहां पर क्या होता है? प्रकाश तो पहुंच ही नहीं पाता है। अब इन केकड़ों को भोजन चाहिए, तो कहीं ना कहीं से इनकी जो श्रृंखला होती है वो नीचे जमीन वाले चीजों से होगी। तो कुछ ऐसे जीव होते हैं जो क्या करते हैं? रसायन संश्लेषण करते हैं। कुछ जीवाणु होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। जब ये सारी चीजें जान जाएंगे तो ये पूरा क्या हो गया? आपका भोजन का बनना। जब भोजन बन गया तो इसको खाने की बात करेंगे। खाने में क्या आ जाएगा? आपका खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला के बारे में जानेंगे, पूरी फूड चेन क्या होती है। जब कई सारी फूड चेन मिल जाती हैं तो वो बन जाता है फूड जाल, खाद्य जाल। उसके बारे में जानेंगे, खाद्य जाल क्या होता है। जब यही खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल को हम बात करेंगे, तो इनका एक स्तर होता है। सपोज करो हमने बात की कि घास, घास का जो संख्या है घास की टोटल, वो है 10,000। इसके बाद जो हिरन है वो है 1,000। इसके बाद शेर जो है वो है केवल 50 या 10। ये बात करेंगे तो ये पूरा एक पिरामिड बन जाता है। तो ऐसे हम पिरामिड की बात करेंगे। पिरामिड अलग अलग टाइप के होते हैं। एक तो संख्या वाला होता है, दूसरा होता है ज्यौभार का, है ना? ज्यौभार का होता है जो उस जीव का वजन होता है, उसकी बात होती है। तो पता चले, अगर घास की बात करें, समुद्र में छोटी मछलियों की बात कर रहे हैं, तो छोटी मछलियां तो पता चले 1,000 हैं, लेकिन वो छोटी मछली एक भेल से कम है। ऐसी 1,00,000 मछलियां एक भेल पर चढ़ जाएंगी। तो अगर जैव भार की बात करें तो जैव भार में क्या होता है कि एक भेल ज्यादा है किससे? 10,000 मछलियों से। तो जैव भार का पिरामिड देखेंगे, संख्या का पिरामिड देखेंगे, और इसके बाद पिरामिड देखेंगे ऊर्जा का। ऊर्जा का एक नियम होता है कि कोई भी एक स्तर, स्तर कहां से शुरू होगा? उत्पादकों से। हमेशा स्तर किससे शुरू होगा? उत्पादक से।
तो कोई भी एक स्तर से जब आप ऊपर के स्तर की ओर जाते हो तो ऊर्जा केवल 10% पहुंचती है। यानी कि जो टोटल ऊर्जा पौधों ने ली या उत्पादकों ने ली, अब इन पौधों को जो भी खाएगा, हिरन खाएगी, तो उस पर टोटल जो ऊर्जा इसने ली थी उसकी केवल 10% पहुंचेगी। बाकी 90% ऊर्जा ये पौधे खुद के श्वसन में या खुद की वृद्धि में उपयोग कर लेते हैं। तो ये है 10% का नियम, लिंडेमैन का नियम है ये जानना है। इसलिए ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, इसको जानेंगे। जब सारे पिरामिड हम देख लेंगे, फिर इसके बाद देख लेते हैं और क्या देखने जा रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण हो गया, खाद्य श्रृंखला हो गया, पिरामिड हो गया। हाँ, एक चीज जो आपका जैव भू रसायन चक्र, इसके बारे में देखेंगे। किस किस के चक्र देखेंगे हम? पानी का चक्र देखेंगे, यानी कि जल चक्र देखेंगे, CO2 कार्बन का चक्र देखेंगे, इसके बाद फास्फोरस और सल्फर का चक्र देखेंगे, नाइट्रोजन का चक्र देखेंगे। तो ये सारे हम चक्र देखेंगे क्योंकि ये आपका इकोसिस्टम का पार्ट होते हैं। पिरामिड आ गया, उल्टा सीधा पिरामिड कहाँ क्या बनता है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो सारा समझ में आ जाएगा एक बार, तो फिर आराम से कर जाओगे। पारितंत्र कुछ सेवाएं देता है, वो सारी सेवाएं देखेंगे। कुछ शब्दावलियां होती हैं जिन्हें समझना जरूरी है। इसके बाद जैव भू रसायन चक्र आ गए हैं, सारे चक्र देख लेंगे। फिर जल चक्र सब देखेंगे। इनके छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, जैसे सल्फर बैक्टीरिया क्या होता है, थायोबैसिलस, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद पारितंत्र के घटक के बारे में थोड़ा और डिटेल देनी थी, वो देखेंगे। और फिर जो जो शब्द यूज हुआ है टर्मिनोलॉजी आज की क्लास में, वो किसने दी है, कब दी है, वो सारी चीजें देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊर्जा का प्रमुख स्रोत, अभी बताया। समस्त ऊर्जा का सर्व प्रमुख स्रोत कौन सा है? सूर्य है। केवल किन चीजों को छोड़ के? गहरे समुद्र के जल को छोड़कर, जहां पर सनलाइट नहीं पहुंचती है। जो उथला समुद्री जल भी है ना, वो भी क्या होता है, हीट तो पहुंच ही जाती है ना, ऊपर से हीट ट्रांसफर होके पहुंचती है, लेकिन एकदम गहराई में हीट नहीं पहुंच पाती है। तो गहरे समुद्र के जल को छोड़कर पृथ्वी पर मौजूद सभी पारितंत्रों के लिए सूर्य ही ऊर्जा का एकमात्र प्राथमिक स्रोत है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा, सौर ऊर्जा का वह प्रकार जो पौधे उपयोग करते हैं। तो सनलाइट जो टोटल आती है ना, बहुत अलग अलग टाइप के विकिरण आते हैं। जो सौर ऊर्जा होती है उसमें अल्ट्रावायलेट विकिरण होता है, यूवी ए टाइप का होता है। इसके बाद यूवी बी टाइप का विकिरण होता है। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन PAR होता है। PAR किसका पार्ट होता है? दृश्य विकिरण का। दृश्य प्रकाश, वह प्रकाश जो हमें दिखाई देता है, विकिरण, इसका भाग होता है। तो दृश्य प्रकाश विकिरण का भाग होता है PAR, और PAR को ही यूज कर पाते हैं पौधे प्रकाश संश्लेषण में। हर प्रकार के विकिरण को यूज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। विकिरण वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह ट्रेवल करती हैं, जिसके लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती, अपने आप ही ट्रेवल करती हैं। तो पौधे सूर्य से आने वाले संपूर्ण प्रकाश का उपयोग नहीं करते हैं। वे दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम के एक विशिष्ट हिस्से का उपयोग करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, PAR। हिंदी में से बोला जाता है प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण। इसकी जो वेवलेंथ होती है, हो सकता है वेवलेंथ पूछ दें, 400 से 700 नैनोमीटर के बीच होती है PAR की। अब पृथ्वी पर ऊर्जा का उपयोग और उसका प्रतिशत जान लेते हैं। पृथ्वी पर जो कुल विकिरण आता है सूर्य से, उसका 50% से भी कम भाग होता है। मतलब 50% टोटल नहीं होता, उससे कम होता है, जिसे बोलते हैं PAR। और इस PAR का 2 से 10% भाग ही प्रकाश संश्लेषण में पौधे ग्रहण कर पाते हैं। तो 50% का 2 से 10% और 100% अगर टोटल सनलाइट जो आती है उसकी बात करें, तो उसका केवल 1 से 5% भाग ही क्या पौधे प्रकाश संश्लेषण में उपयोग कर पाते हैं। अब जो प्रवाह है ऊर्जा का, वो एक दिशा में होता है। सबसे पहले सूर्य, सूर्य से उत्पादक यानी पौधे, पौधे से प्राथमिक उपभोक्ता यानी शाकाहारी, शाकाहारी से द्वितीयक जो उपभोक्ता होते हैं मांसाहारी, और तृतीयक उपभोक्ता, ऐसे जाता है। आगे चलते हैं। जो ऊर्जा सूर्य से आ जाती है, जो ग्रहण कर लेते हैं पौधे, हालांकि ये अलग है। देखो, ये जब आप जियोग्राफी की क्लासेज करेंगे, वहां पर ये सारी चीजें समझाई गई हैं कि जो सनलाइट होती है, सनलाइट में अगर 100 यूनिट
यहाँ पर आई पृथ्वी पर, तो उसकी 66% 66 से 67 यूनिट ही पृथ्वी पर आ पाती हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ों से जो अल्बेडो होता है ना, उसके द्वारा रिफ्लेक्शन से बहुत सारी यूनिट तो अपने आप क्या होती हैं, चली जाती हैं, वापस चली जाती हैं। उस समय भी क्या होता है कि बहुत सारा पृथ्वी का जो साल भर का एक बजट होता है, जितनी ऊर्जा आती है उतनी ही वापस चली जाती है ना? तो ये पृथ्वी अपने आप को क्या है, संतुलित करके रखती है। इसके लिए ज्योग्राफी की क्लासेस देखें, ठीक है? तो यह ऊर्जा वापस सूर्य की ओर नहीं लौटती है, जो उपयोग हो जाती है, उसकी बात हो रही। अब देखते हैं लिंडेमैन का 10% का नियम। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है, अभी मैंने बताया था। बाकी 90% ऊर्जा क्या है, श्वसन, ऊष्मा और अन्य जैविक क्रियाओं में व्यय हो जाती है। इसीलिए ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनेगा। अब ऊर्जा के प्रमुख स्रोत देख लेते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में तो सूर्य है, प्रकाश चाहिए। हालांकि प्रकाश संश्लेषण अगर आपको पता हो, लाइट की रोशनी में भी हो जाता है। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि केवल सनलाइट में ही होता है, तो नहीं, अगर आप बल्ब जलाओगे तो उसमें भी अब प्रकाश संश्लेषण हो जाता है, क्योंकि उससे भी उस टाइप का दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम पैदा हो जाता है जो चाहिए होता है पौधों को। तो सूर्य प्रकाश और ये कहाँ होता है, अकार्बनिक रसायनों का ऑक्सीकरण के माध्यम से रसायन संश्लेषण होता है। प्रकाश की आवश्यकता इसके लिए तो बिल्कुल है, इसके लिए नहीं क्योंकि ये अंधेरे में होता है। प्रमुख जीव कौन से हैं, तो हरे पौधे सारे, शैवाल और साइनोबैक्टीरिया, ये सभी क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और यहाँ पर देखें तो जीवाणु कुछ होते हैं, जैसे सल्फर बैक्टीरिया, मेथेनोजेंस, ये क्या करते हैं, रसायन संश्लेषण। कहाँ पाए जाते हैं ये, तो जमीन और उथले जल निकायों में, और ये गहरे समुद्र गुफाओं या दलदल में पाए जाते हैं। उप उत्पाद क्या होता है, तो O2 ही निकलती है, बाकी भोजन भी निकलता है। इसमें उप उत्पाद क्या बनता है, सल्फर और अन्य यौगिक निकलते हैं। अब जानते हैं खाद्य श्रृंखला के बारे में। तो खाद्य श्रृंखला तो सभी लोगों ने सुना ही होगा, जान ही रहे होंगे। होता क्या है कि उत्पादक से शुरू होती है और फिर क्या होती है, उपभोक्ता उसे क्या करते हैं, खाते हैं। और इसके बाद ये तो प्राथमिक हो गया, फिर द्वितीयक, फिर तृतीयक, ऐसे आगे बढ़ती जाती है। तो यह एक जीव से दूसरे जीव में भोजन के रूप में पदार्थों तथा ऊर्जा के स्थानांतरण का क्रम है। रेखीय होती है, जो खाद्य जाल होगा वो अरेखीय होगा, कई सारी उसमें रेखाएं मिली होंगी। लेकिन जो खाद्य श्रृंखला होती है वो एक रेखीय होती है, लीनियर। एक खाद्य श्रृंखला में कम से कम 3 कड़ियां होनी चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे पौधे, फिर शाकाहारी, फिर मांसाहारी। इसके अगर खाद्य श्रृंखला के प्रकारों की बात करें तो 2 प्रकार की होती है। पहली होती है चराई या चारण खाद्य श्रृंखला, अंग्रेजी में जिसे बोलते हैं ग्रेजिंग फूड चेन। दूसरी होती है अपरद खाद्य श्रृंखला। तो आपने देखा होगा अपरद भक्षी जो होते हैं, अपरद भोजी होते हैं, वहां से ये शुरू होती है। चराई खाद्य श्रृंखला में क्या होता है, इसमें ऊर्जा का प्रवाह हमेशा स्वपोषियों से शुरू होता है, यानी कि पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन बनाते हैं। स्वपोषी के उदाहरण क्या है, हरे पौधे, शैवाल और पादप प्लवक। पादप प्लवक कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं पानी में, जल में, समुद्र में, जैसे नीलहरा शैवाल। उदाहरण के लिए घास, फिर हिरन, फिर बाघ। दूसरा उदाहरण है तो ये समुद्र वाला है, डाइटम, फिर क्रस्टेशियाई, फिर हैरिंग। और डाइटम किसका उदाहरण है, पादप प्लवक का। छोटे छोटे से पौधे होते हैं जिन्हें छोटी मछलियां खाते हैं और फिर उन्हें बड़ी मछलियां खाती हैं। चराई खाद्य श्रृंखला के प्रकार, तो चराई खाद्य श्रृंखला अपरद, दो तो हो गए खाद्य श्रृंखला के प्रकार। अब चराई के अंतर्गत भी 3 प्रकार होते हैं। पहला है परभक्षी खाद्य श्रृंखला। इसमें ऊर्जा के प्रथम स्तर पर स्थानांतरण परभक्षण द्वारा शुरू होता है। मतलब यहां एक तो आपका रहेगा क्या, शाकाहारी, नहीं, एक तो रहेगा उत्पादक, शाकाहारी नहीं, उत्पादक। उत्पादक में स्वपोषी, और स्वपोषी पर रहेंगे परभक्षी। और इन परभक्षियों से ये यानी प्रथम स्तर ये हो गया, यहां पर परभक्षी रहते हैं प्रथम स्तर पर। परजीवी खाद्य श्रृंखला में क्या होता है, इसमें ऊर्जा का स्थानांतरण परजीविता द्वारा होता है। परजीवी रहते हैं तो जैसे पौधा है, पौधे पर कोई परजीवी है और उसके ऊपर अन्य कीटाणु निर्भर हैं। जैसे उदाहरण, वनस्पतियों की जड़ों पर निमेटोड्स नामक परजीवी होता है और उसके ऊपर अन्य जीवाणु होते हैं। एक होती है मिश्रित खाद्य श्रृंखला।
आंशिक रूप से परभक्षण तथा आंशिक रूप से परजीविता द्वारा ये चलती है। उदाहरण, पौधा, इसका भक्षण कौन कर रहा है? हिरन। और फिर ये मनुष्य। अब यहां परजीवी आ गए, प्लाज्मोडियम, एस्केरिस और टीनिया। दूसरी खाद्य श्रृंखला का पार्ट है, एक तो आपने सुना था चारण या चराई खाद्य श्रृंखला, दूसरी है अपरद खाद्य श्रृंखला, जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में डिट्रीटस फूड चेन। ऐसी खाद्य श्रृंखला मृत कार्बनिक पदार्थों से शुरू होती है। मृत कार्बनिक पदार्थों में क्या आ जाते हैं? जीव जंतु या पौधे, पादप जिसे बोलते हैं। जब इनकी हो जाती है मृत्यु, तो ये सभी क्या है? कार्बनिक पदार्थ हैं, यहां से शुरू होगी। फिर इनको क्या है? खाएंगे। कौन? केंचुए या बैक्टीरिया। फिर यहां से शुरू हो गई, जब इनको खाएंगे, फिर इन केंचुए या बैक्टीरिया को घोंगे खाएंगे, घोंगे को पक्षी खाएंगे। तो यहां से शुरू होती है। जैसे यहां पर कवक मृत हो गया, फिर उसे क्रस्टेशियन, फिर छोटी मछलियां। आगे देखते हैं, खाद्य जाल के बारे में बात करते हैं। जब कई सारी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़कर खाद्य जाल का निर्माण करती हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है? खाद्य जाल बनता है। जैसे नॉर्मल सा उदाहरण देते हैं, यहां पर आ जाए आप, घास, तिलचट्टा, इससे कोई भी पक्षी, एक चिड़िया ले लीजिए, इस चिड़िया को कोई बड़ी चिड़िया खा लेगा, है ना। बड़ी चिड़िया को अगर आप देखें तो बाज खाएगा, इस तरीके से हो जाता है। तो एक खाद्य श्रृंखला चल रही थी, वहीं से कोई और जुड़ गया। यहां पे तिलचट्टा है, तिलचट्टा को कोई और चीज खा ली, अन्य पक्षी खा लिया, इस पक्षी को बिल्ली खा ली, बिल्ली को कुत्ता खा लिया। तो इस तरीके से जब बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ जाती हैं, तो उसे बोलते हैं खाद्य जाल। ये रैखिक नहीं होता है, अरैखिक होता है। आगे चलते हैं, यह बहुपथगामी और अरैखिक होता है। अगली जो हेडिंग है हमारी, वो है पारितंत्रीय पिरामिड। पिरामिड तो मैंने बता दिया, जो आपके पास अगर कोई चीज का डेटा है, तो आप क्या डेटा के आधार पर एक पिरामिड बना देते हो, बस यही पिरामिड है। खाद्य श्रृंखला के विभिन्न स्तरों की ऊर्जा की मात्रा, या तो ऊर्जा की मात्रा होगी, इसका पिरामिड होगा, या जीवों की संख्या होगी तो संख्या भार का पिरामिड होगा, या जीव भार का पिरामिड होगा। तीन पिरामिड आपको पढ़ने हैं। इसको विभिन्न ऊर्जा स्तरों, पोषण स्तर पर दर्शाया जाता है, जो पिरामिड का निर्माण करते हैं। पिरामिड का जो विचार है वो किसने दिया था? चार्ल्स एल्टन ने दिया था। ऊर्जा का पिरामिड मैं बता चुका हूं, क्योंकि यहां पर लिंडमैन का नियम लगता है कि केवल 10% ही ऊर्जा अगले ऊर्जा स्तर में जाएगी, तो क्या होगा? ये हमेशा सीधा रहता है। तो एक चीज और है, ये मैं पहले भी समझा चुका हूं सभी को, और जब आपका इस टॉपिक में आएगा ना, प्रदूषण वाला, पॉल्यूशन वाला, वहां पर समझाऊंगा। लेकिन यहां पर भी बता दे रहा हूं, क्योंकि खाद्य की बात हो रही है, ये अलग अलग स्तर की बात हो रही है, ठीक है, पोषण स्तर की। तो एक आया था आपका जैव आवर्धन, टर्म आया था, जो लेखपाल में पूछा गया था। पिछली परीक्षाओं में भी समझाया था, लेखपाल में भी जो पढ़ाया था, तो बीच में समझाया था। कई बार क्या होता है, होता यही है कि जो समझाया हुआ क्लासेज नहीं करते हैं कुछ स्टूडेंट, तो उनको केवल उतना ही पता होता है जितना पीडीएफ में लिखा होता है ना। बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा समझाई जाती हैं। तो इसके अलग अलग टर्म है, एक होता है जैव संचयन, दूसरा इसकी अगली स्टेज होती है जैव आवर्धन, और इसके पहले की संचयन की भी पहले की स्टेज होती है खाद्य श्रृंखला में प्रदूषकों का प्रवेश। अब प्रदूषकों का प्रवेश कैसे होता है? सपोज करो आपने कोई रसायन यूज किया खाने पर, जो भी फसल उग रही है ना, उसमें कोई ऐसा रसायन यूज किया है जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, लंबे समय तक जो वातावरण में रहे। लंबे समय मीन्स हजार हजार साल, 600 700 साल तक वो क्या है? बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, वो पचता नहीं है, वो जैसा गया वैसा ही रह जाता है और नुकसान पहुंचाता रहता है। ऐसे बहुत से रसायन होते हैं। तो फसल में क्या किया आपने? कीटनाशक का भी यूज कर रहे हो, खाद का यूज कर रहे हो, खरपतवार नाशक, बहुत सारी चीजों का यूज कर रहे हो, इसमें कोई रसायन प्रवेश कर गया,
तो खाद्य श्रृंखला में वो चीज़ प्रवेश कर गई। अब वो भोजन क्या किया? खाया। अभी हाल ही में अगर आप लोगों को पता हो, तरबूज खाने से 3 लोगों की मौत हुई थी। इतने रसायनों का उपयोग हो रहा है, पकाने के लिए अलग, बढ़ाने के लिए अलग, मीठा करने के लिए अलग, लाल रंग करने के लिए अलग, है ना? तो मुंबई में मौत हुई थी, ठीक है? तो अब क्या है, रसायन का प्रवेश हो गया। अब इस खाद्य श्रृंखला से जो भी फसल आई है, उसको कोई खाएगा, तो किसी ने खाया, है ना? खाना खाया। अब ये ज़रूरी नहीं है ना कि मनुष्य ही खाए, पता चले हिरन पशु ने खा लिया, तो हिरन ने खाया इसको। हिरन जब इसको खाएगी तो उसके अंदर प्रवेश कर गया, तो इसे बोलते हैं संचयन, जैव संचयन। जब शाकाहारी उत्पादकों से कोई किसी एक उसमें जाए तो वहां पर संचय हो गया, तो जैव संचयन हो गया। या डायरेक्ट हिरन को गोली खिला दो आप, उसके अंदर कोई केमिकल हो तो उसके अंदर संचयन हो गया। जब ये जैव संचयन हो गया, इसके बाद इस हिरन को जो खाएगा, शेर खाएगा, तो उसके अंदर जो होगी वो होगा जैव आवर्धन। अब सपोज करो कि हिरन ने तो अपने पूरी जीवन में जितनी घास खाई होगी, हजारों कुंटल खा ली होगी, तो उसके अंदर जो संचयन हुआ होगा वो मुश्किल से 50 ग्राम, 100 ग्राम। अब समझ लो कितना खतरनाक है ये, देखो इतना ही संचय हुआ होगा, ये बहुत है नुकसान पहुंचाने के लिए। अब ये हिरन के अंदर ये डिग्रेडेबल तो है नहीं कि जो नष्ट हो गया वो समय के साथ, तो 100 ग्राम गया। और ऐसे ही हिरनों को 5 हिरन कोई खा ले तो 500 ग्राम डायरेक्ट पहुंच गया किसके अंदर? शेर के अंदर। केवल 5 हिरन से 500 ग्राम पहुंच गया, और इसने तो अपनी लाइफ में पता नहीं कितनी घास, कितनी चीजें खाई होंगी, तब इसके अंदर 100 ग्राम संचित हुआ। तो जैव आवर्धन जो होता है वो हमेशा बहुत ज्यादा होता है, बड़ी मात्रा। इसका एक बेस्ट उदाहरण बताता हूँ, डाइक्लोफेनाक का नाम सुना होगा आप लोगों ने। डिक्लोफेनाक बोलते हैं। ये एक गोली होती थी जो दर्द निवारक थी, पशुओं को दी जाती थी, ठीक है, दर्द निवारक के रूप में। पशु जब इसे खाते थे तो पशु ने खा लिया। अब इस पशु की हो गई मृत्यु, तो इसको क्या है, वह पशु तो ऐसे खुले में फेंक दिए जाते हैं, मृत्यु हो गई। अब इसको गिद्ध खाएंगे। जब गिद्ध इसको खा रहे थे तो पशु के अंदर जो डाइक्लोफेनाक होता था वो रह जाता था संचित होके, ये चला जाता था गिद्धों में। गिद्धों की इससे क्या हो रही थी, किडनी फेल हो रही थी और गिद्ध मर रहे थे, गिद्धों की संख्या अचानक से बहुत कम हुई थी। फिर इस पर रिसर्च किया गया कि क्यों मृत्यु हो रही है, तो निकला कि ये जो डाइक्लोफेनाक है इसकी वजह से। फिर इस गोली का विकल्प खोजा गया, इसको बंद किया गया। तो ये जैव आवर्धन ही हो रहा था। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ जाता है, चूंकि अलग अलग पोषण स्तरों की बात हो रही है, खाद्य श्रृंखला की बात हो रही है, तो ये बताना जरूरी था। अब आ जाते हैं, संख्या और जीवभार का पिरामिड या तो उल्टा हो सकता है या सीधा। अब मैं एक दो उदाहरण देता हूं, बाकी जब आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो दो चार प्रश्न और आ जाएंगे, और वहीं से अगर कोई प्रश्न पूछेगा यहाँ से तो वहीं से आ जाते हैं। जो या तो सीधा होगा, तो सीधा क्या होता है, घास, घास की संख्या बहुत ज्यादा होगी, फिर हिरन की सीमित होगी और शेर और सीमित होंगे, ये सीधा पिरामिड हो गया। जब अगले स्तर पर संख्या या जो भी चीज की बात हो रही वो कम होती जाए तो सीधा पिरामिड होगा। लेकिन अगर अगले स्तर पर संख्या, ज्यवभार यदि बढ़ रहा है तो उल्टा पिरामिड हो जाएगा। उल्टा पिरामिड कहाँ होता है, जैसे वृक्ष पारितंत्र पूछा जाए, इसका पिरामिड हमेशा उल्टा होगा, क्योंकि वृक्ष क्या होगा, हमेशा एक ही मिलेगा आपको। इस वृक्ष के ऊपर कई सारे पक्षी बैठे होते हैं और एक एक पक्षी के ऊपर कई सारे जू बैठे होते हैं। तो वृक्ष, पक्षी और फिर जू, ये पिरामिड क्या है, संख्या बढ़ती जा रही है अलग अलग स्तर पर, तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये तो होगी संख्या की बात। अगर जीव भार की बात करें तो समुद्र में जब आप जाते हो तो समुद्र में होते हैं पादप प्लवक। जो नीला हरा शैवाल है वो पादप प्लवक ही होता है, जो अपना प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाता है। इस पादप प्लवक को खाते हैं जंतु प्लवक, है ना। जो डाइटम नाम सुना होगा वो पादप प्लवक था, उसे खाता है क्रस्टेशियाई, और क्रस्टेशियाई को खाती है हैरिंग मछली, है ना। तो पादप प्लवक, फिर जंतु प्लवक, और जंतु प्लवक को खाती हैं छोटी मछलियां, फिर बड़ी मछलियां वगैरह आ जाती हैं आपकी, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, एक खाद्य श्रृंखला बन गई। लेकिन पादप प्लवक की संख्या का अगर पिरामिड बनाओगे तो पिरामिड, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होगी, फिर इनकी संख्या थोड़ी कम होगी, इनकी बिल्कुल कम हो जाएगी। लेकिन अगर इनके जीव भार की, इनके वजन का पिरामिड बनाओगे तो वजन इनका बहुत कम होगा
इनका इनसे ज़्यादा होगा और इनका इनसे ज़्यादा होगा। तो जीव भार का पिरामिड हमेशा उल्टा होता है समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में। तो जलीय पारितंत्र में जैव भार का पिरामिड हमेशा उल्टा होता है, ये भी ध्यान रखना। अब पारितंत्र की सेवाएं देख लेते हैं। पारितंत्र हमें क्या सेवाएं देता है? एक तो भोजन देता है, दवाएं देता है ना? ये तो डायरेक्ट सेवाएं हो गई, लकड़ी मिल जाती है, भोजन मिल जाती है, दवाएं मिल जाती हैं, अन्य चीजें मिल जाती हैं। दूसरा पारितंत्र क्या करता है? जलवायु वगैरह को ना नियमन करता है। बाढ़, कटाव नियंत्रण कैसे? कि जो O2 और CO2 है, इसमें बैलेंस बना के रखता है। CO2 को ग्रहण करके O2 में बदलता रहता है। जो वर्षा है, वर्षा के लिए पौधे बहुत मेजर रोल निभाते हैं, है ना? बाष्पोत्सर्जन द्वारा बाष्पीकरण भी करते हैं, जलवाष्प भी छोड़ते हैं। तो ये क्या करते हैं? नियामक सेवाएं देते हैं, जल का शोधन करते हैं। इसके बाद जो अगली सेवा होती है वो सहायक सेवाएं होती हैं, जैसे कि आपका जैव भू रसायन चक्र है, इसमें सहायता करते हैं। नाइट्रोजन का आपने देखा होगा, पौधों की जड़ों में क्या राइजोबियम पाया जाता है। राइजोबियम नाइट्रोजन को क्या कर देता है? स्थिरीकरण कर देता है। फिर नाइट्रोजन जब वो ग्रहण करने योग्य हो जाती है नाइट्रेट या अमोनिया की फॉर्म में, तो उसको ग्रहण करते हैं पौधे। पौधे बनाते हैं प्रोटीन। फिर प्रोटीन मनुष्य में जाता है, फिर मनुष्य की या जीव की, किसी भी जीव में जाता है, जीव की मृत्यु होती है। फिर उसको स्यूडोमोनास नामक विनाइट्रीकरण जीवाणु होता है, वो उसको फिर से नाइट्रोजन में N2 में बदल देता है। जब नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में होती है तो इसे कोई भी ग्रहण नहीं कर सकता है, ध्यान रखना, ना मनुष्य और ना ही क्या पौधे। इसको ग्रहण करने के लिए इसे या तो अमोनिया NH4 है ना, या फिर आपके NO3 नाइट्रेट में बदला जाए, तब ये ग्रहण किया जा सकता है। ये बदलने का काम कौन करते हैं? जो स्थिरीकरण वाले जीवाणु होते हैं, जिसमें होते हैं राइजोबियम, एनावीना, नोटिस्टॉक, नीला हरा शैवाल, बहुत सारे होते हैं ये। तो ये क्या करते हैं? सहायक सेवाएं करते हैं। यही सारी चीजें जाननी है। तो आपूर्ति सेवाएं होती हैं। एक तो आपूर्ति क्या करते हैं, जिसे प्रावधानीकरण भी बोला जाता है, इंग्लिश में बोला जाता है प्रोविजनिंग, जिसमें भोजन, जल, कच्चा माल, औषधि। दूसरी सेवाएं होती हैं नियामक सेवाएं। जलवायु का नियमन करते हैं, बाढ़ तथा कटाव का नियंत्रण करते हैं, परागण करते हैं, जल शोधन, ये सब पारितंत्र की सेवाएं हैं। तीसरा है सहायक सेवाएं करते हैं, जैसे मृदा का निर्माण। मृदा में क्या होता है? अब यहाँ फिर समझ लेना मृदा बनती कैसे। जो चट्टान होती है, पेरेंट चट्टान, वो क्या करती है? अपक्षयन होता है इसका और ये टूट जाती है। टूट के धीमे धीमे ये क्या रेत बनती है। इस रेत में अब चट्टान में केवल मिट्टी नहीं होती, पत्थर नहीं होता है, चट्टान में वो गुण भी होते हैं जो तत्व आपके पाए जाते हैं इस चट्टान में, ठीक है? वही मृदा में आ जाते हैं वो सारे गुण, जैसे कि आयरन आ जाएगा, एल्यूमिनियम आ जाएगा, कोबाल्ट आ जाएगा, निकल आ जाएगा, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। तो जो भी तत्व पाए जाते हैं वो मृदा में आ गए। इसके अलावा कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, ये भी आ जाएगा। प्लस जो पौधे जीव जंतु होते हैं जो सड़ते हैं, गलते हैं, मर जाते हैं, उनका विघटन होता है, तो वो किसका निर्माण करते हैं? ह्यूमस का। एक क्रिस्टलीय पदार्थ होता है जो कार्बनिक होता है, इसका निर्माण होता है, जो कि बहुत उपजाऊ होता है। तो ये भी मृदा का मेन पार्ट होता है, ह्यूमस। इन सब चीजों का निर्माण क्या होता है आपका? ये पूरी मृदा कहलाती है, ठीक है? तो मृदा के निर्माण में भी क्या है? पारितंत्र हेल्प करता है। जैव भू रसायन चक्र में अभी पढ़ेंगे आप लोग, तो समझ में आ जाएगा कैसे हेल्प होती है। फिर सांस्कृतिक सेवाएं तो देती हैं। घूमने जाते हो आप लोग, है ना, जंगल वगैरह में घूमने जाते हो, नेशनल पार्क में, पवित्र उपवन वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, नदियों वाला कॉन्सेप्ट होता है, पर्यटन, तो ये सब प्राकृतिक शिक्षा जो दी जाती है, ये हो गया सांस्कृतिक सेवाएं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक व्यक्ति थे रॉबर्ट कोस्टांजा, इन्होंने जो पारितंत्र सेवाएं देता है उसका मूल्य लगाया, तो इन्होंने बोला इसका टोटल मूल्य है $33 ट्रिलियन, मतलब जितनी यूएसए की इकोनॉमी है $32 ट्रिलियन है, उतनी पारितंत्र सेवाएं दे रहा है। और यूएसए की इकोनॉमी पूरी दुनिया की इकोनॉमी की 25 से 26% है। यानी कि टोटल जो बना रहा है, मनुष्य कर रहा है, उसका 1/4 मूल्य बराबर तो पारितंत्र हमें सेवाएं दे रहा है। अब आ जाते हैं जैव भू रसायन चक्र पर। किसी भी चीज की चक्र की बात हो तो क्या होता है? जहां से शुरुआत हुई और वहीं पर आके चीजें समाप्त हो जाएं। सपोज करो हम बात करेंगे जैसे कार्बन की,
तो कार्बन में हम देखेंगे क्या, एक तो उत्सर्जन, कार्बन आ कहाँ से रहा है, और दूसरा अवशोषण। बस ये चक्र कंप्लीट हो जाएगा। आ रहा है और फिर जा कहाँ रहा है, बस। तो गैसीय चक्र की बात करें तो उसमें कार्बन चक्र, नाइट्रोजन, जल चक्र और ऑक्सीजन चक्र पढ़ना है। अवसादी चक्र में सल्फर, फास्फोरस 2 पढ़ने हैं। ठीक है, अब कार्बन चक्र पर चलते हैं। कार्बन के उत्सर्जन के, अब जहां पर ऑब्वियस है कि लोगों को पता होता है ना, वहां ज्यादा समय नहीं देंगे। तो कार्बन के उत्सर्जन के स्रोत क्या होते हैं, जो भी जीवाश्म ईंधन का दहन करते हो, यहां तक कि लकड़ी भी जलाते हो, तो लकड़ी में भी कार्बन होता है, वो CO2 में बन जाता है। यानी जब तक कि पेड़ खड़ा हुआ है वहां पर कार्बन संचित है, जिसे बोलते हैं कार्बन सिंक। ये भी ध्यान रखना, सिंक से भी पूछा जाता है। ठीक है, किसी भी चीज में यदि कार्बन संचित है, वो बाहर नहीं निकला, वायुमंडल में नहीं छूटा, तो वो होता है कार्बन सिंक। जब इस लकड़ी को हम जलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये CO2 गैस बनाएगी, कार्बन O2 के साथ जल के CO2 बनाएगा। इसे बोलते हैं कार्बन पद चिन्ह। ठीक है, तो एक तो जीवाश्म ईंधन का दहन, दूसरा श्वसन मनुष्य जो करता है उसमें भी क्या करता है, CO2 छोड़ता है। ज्वालामुखी का उद्गार जो होता है उसमें CO2 भी निकलती है, SO2 भी निकलती है। ठीक है, कार्बनिक पदार्थों का विघटन जो होता है वहां से भी CO2 निकलती है। कार्बनिक पदार्थों का विघटन मतलब जो जो भी जीव जंतु मृत हो जाते हैं, सड़ते हैं, तो उससे क्या होता है, CO2 निकलती है। बर्फ, बर्फ जो होती है, खासतौर से जो ड्राई आइस होती है, वो CO2 ही होती है। ठीक है, तो अगर बर्फ पिघल रही है तो CO2 वायुमंडल में आ जाती है। फिर कार्बन का अवशोषण, जिसे कार्बन सिंक बोलते हैं, वो कैसे होता है, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा। हिमनद, हिमनद, हिम मतलब बर्फ से जमी हुई। तो जैसा मैंने बोला, जो ड्राई आइस होती है वो CO2 होती है, और नदी जो हिम से जमी हुई हो, मतलब बर्फ से जमी हुई नदी हो, तो क्या है, कार्बन वहां सिंक हो जाता है। अगर यही पिघल जाए तो कार्बन वायुमंडल में चला जाएगा। पीठ का निर्माण, पीठ का निर्माण वहां होता है जहां पर भूमि दलदली हो। तो दलदली होता है तो वहां पर पीठ का निर्माण होता है, दलदली वृक्षों का निर्माण होता है, तो यहाँ पर भी कार्बन सिंक होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, कि महासागरीय जल में जो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसका 80% से ज़्यादा तो कहाँ घुलित होती है, महासागरों में। वायुमंडल में तो 20% ही CO2 है। तो घुलित कार्बन है 80% से ज़्यादा कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट के रूप में घुलित है महासागरीय जल में। अगला चक्र देखते हैं, नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो जीवाणु होते हैं जो स्थिरीकरण करते हैं, उसके बारे में जानना होता है। उसके पहले GS रिवॉल्यूशन जब आप सर्च करेंगे, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो ओपन ग्रुप है हमारा एक टेलीग्राम का, GS रिवॉल्यूशन सर्च करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा, आप उससे जुड़ जाएंगे, ग्रुप में दिखाई दे रहा हूँ। ये तो लोअर PCS का बैच है, पेड बैच के स्टूडेंट हैं। एप्लीकेशन पर लगभग 1000 के आसपास स्टूडेंट हो गए हैं। यहाँ पर जिन्होंने भी स्लिप नहीं भेजी अब तक, वो भेज देंगे तो उन्हें भी जोड़ दिया जाएगा, है ना। ये सारा काम हो गया है कि 22 जून से एनवायरनमेंट की क्लासेज स्टार्ट हो गई। 22 जून से ही यूपी पर जिला दर्शन, प्रत्येक दिन 2 जिले का कंटेंट अपलोड किया जा रहा है, जिला दर्शन का वो है। और जो यूपी के आपके क्लास वाइज टेस्ट हैं वो 5 हो चुके हैं, आज 5वां टेस्ट होगा, टोटल 8 होने हैं, है ना। 4-4 क्लास का एक टेस्ट हो रहा है, तो वो भी चलना है। फिर जैसे ही यूपी खत्म होगा तो अगले सब्जेक्ट के टेस्ट स्टार्ट होंगे। ये है ओपन ग्रुप जो आप जुड़ सकते हो, जिससे डायरेक्ट GS रिवॉल्यूशन सर्च करोगे तो ये ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है, सेम अगर आप प्ले स्टोर पर भी सर्च करोगे तो आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। ये बैच की जानकारी है, अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ पर सारी PDF मिल जाएगी आपको, सारे टेस्ट मिल जाएंगे, सारी वीडियो क्लासेज मिल जाएंगी, एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर पाओगे, मतलब हर वो चीज़ जो जरूरी है आपके सिलेक्शन के लिए यहाँ पर हो रही होती है, वो सारी चीज़ मिल जाएगी। GS रिवॉल्यूशन सर्च करना है गूगल प्ले स्टोर पर, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, और फिर जाके ऑल कोर्सेज या स्टोर ऑप्शन में जाएंगे तो वहाँ बैच मिल जाएगा, वहीं से परचेज कर सकते हैं। तो वो सारा जो कंटेंट है वो आपका ऐप पर ही ओपन हो जाएगा। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए उसकी एक स्लिप मिलेगी, वो इस नंबर पर भेज देंगे तो टेलीग्राम पर भी जोड़ दिया जाएगा। आगे चलते हैं, बाकी जो पढ़ रहे हैं वो जरूर शेयर कर दिया करें, किसी भी व्यक्ति को यदि लोअर का एग्जाम देना है तो उस तक ये जरूर शेयर करें। नाइट्रोजन चक्र पढ़ रहे हैं तो नाइट्रोजन चक्र में बस एक चीज जाननी है, जैसा मैंने बताया कि नाइट्रोजन जब N2 के फॉर्म में होती है, जो कि वायुमंडल में 78% है, सबसे ज्यादा है। ठीक है, लेकिन इसको डायरेक्ट ग्रहण नहीं किया जा सकता, इसे या तो नाइट्रेट या अमोनिया में होना चाहिए। जब इसे इस नाइट्रोजन को N2 को नाइट्रेट या अमोनिया में बदला जाता है, उसे बोला जाता है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। और ये स्थिरीकरण कौन करता है,
बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, वो सारे जानने हैं। तो वह प्रक्रिया जिसमें वायुमंडल की निष्क्रिय नाइट्रोजन गैस को पौधों तथा जीवों द्वारा उपयोग किए जा सकने वाले अमोनिया या नाइट्रेट में बदला जाता है। ठीक है। जैसे अब किस किस प्रोसेस द्वारा, तो जो बिजली चमकती है, तड़ित झंझा जिसे बोलते हैं, उसके द्वारा भी क्या है, नाइट्रोजन टूट जाती है और NO2 में बदल जाती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु जैसे राइजोबियम, नीलहरित शैवाल, एजेटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम, ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को तोड़ के नाइट्रेट में बदल देते हैं। फिर एनावीना और नॉट स्टॉक, ये भी नीलहरित शैवाल है, ये भी बदल देते हैं। और कवक होता है माइकोराइजा, ये भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। कुछ भी पूछा जा सकता है इसमें। नाइट्रीकरण में क्या होता है, अमोनिया NH4+ जो होता है आपका, नाइट्राइट NO2 माइनस और नाइट्रेट NO3 माइनस, इसका निर्माण होता है। ठीक है। पादप प्रोटीन निर्माण, जो पौधे होते हैं वो प्रोटीन का निर्माण करते हैं नाइट्रोजन का उपयोग करके, चाहे NO3 के फॉर्म में करें चाहे NH4 के फॉर्म में। और इस प्रोटीन को ग्रहण कौन करते हैं, जीव ग्रहण करते हैं। तो जीवों का जो DNA होता है वो इससे बना होता है, RNA होता है, झिल्ली होती है, सबके लिए नाइट्रोजन चाहिए होता है। अमोनीकरण क्या होता है, जब जीव मर जाता है तो इसके मरने के उपरांत अपघटन द्वारा प्रोटीन से अमोनिया बन जाती है, इसे अमोनीकरण बोलते हैं। फिर उल्टा प्रोसेस है, वो है विनाइट्रीकरण। नाइट्रेट या अमोनिया को फिर से N2 में बदलना। और ये विनाइट्रीकरण कौन करता है, अपघटन करने वाले जीवाणु करते हैं, खास तौर से स्यूडोमोनास, थायोबैसिलस और माइक्रोकोकस। अब नाइट्रोजन से समस्या क्या आती है ना। तो एक है शैवाल प्रस्फुटन, अलगल ब्लूम, अभी मैं बताऊंगा। अम्लीकरण, जो पानी होता है उसका अम्लीकरण हो जाता है। ग्लोबल वार्मिंग होती है इससे, क्योंकि N2O एक ग्रीन हाउस गैस है। इसमें आपको अलगल ब्लूम जानना जरूरी है। एक होता है टर्म सुपोषण। सुपोषण देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा होगा, है ना। होता क्या है कि जब आप यूज करते हो फसल में, फसल में क्या है, उर्वरक यूज कर रहे हो NPK वाला, जिसमें नाइट्रोजन मिली है, अन्य चीजें यूज कर, प्लस जो मलमूत्र होता है इसमें भी क्या होता है, नाइट्रोजन होते हैं। जो यूरिन यूरिन होती है वो क्या होती है, उसमें नाइट्रोजन होता है। तो इसमें भी जब ये बह के पानी के साथ, जब ये पानी के साथ बह के कहाँ चली जाती है, किसी भी तालाब में, झील में, यहाँ पर जाती है। तो तालाब और झील में क्या होता है, यहाँ पर ये क्या है, पोषक तत्व हैं सारे। पोषक तत्व जब चले गए, पानी की यहाँ पर व्यवस्था है ही, सनलाइट यहाँ पर पड़ी रही, तो यहाँ पर क्या होता है, शैवाल आ जाते हैं, उग जाते हैं, छोटे छोटे पेड़ उग जाएंगे। इससे क्या होगा, जब ये सड़कें गिरेंगे, इसमें शैवाल वगैरह पेड़ गिरेंगे सड़कें, तो इनको अपघटन करने के लिए बहुत सारे जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाएगी, वो पूरा सड़ जाएगा, ये तालाब पूरा खत्म हो जाएगा। तो शब्द तो अच्छा लग रहा है सुपोषण, लेकिन इससे नुकसान होता है। इससे बायो ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है। बायो ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है, ये सारे टर्म समझ लेना, हो सकता है दोबारा ना समझाया जाए। जब ये पेड़ पौधे शैवाल उग जाते हैं और फिर ये मृत हो जाते हैं, सड़ने लगते हैं, तो इनके अपघटन के लिए जो जीवाणु काम करते हैं, क्योंकि इनका काम बढ़ गया, ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा जीवाणु हो गए, तो ये ज़्यादा, क्योंकि इनको भी O2 चाहिए होती सांस लेने के लिए, ये ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड करते हैं। और जो आपके जल में घुलित ऑक्सीजन होती है वो सीमित होती है। जब ये ज़्यादा डिमांड करेंगे, इसी को ही बोलते हैं बायो ऑक्सीजन डिमांड। जब किसी जल की शुद्धता मापनी होती है तो हम क्या करते हैं, उसको BOD माप लेते हैं। BOD ज़्यादा है मतलब जल अशुद्ध है। ठीक है। तो इससे क्या होता है, इसी को शैवाल प्रस्फुटन बोलते हैं, जब शैवाल अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। शैवाल प्रस्फुटन, सुपोषण इसी से जुड़ा हुआ है। अम्लीकरण में क्या होता है, जल अम्लीय हो जाता है। और ग्लोबल वार्मिंग तो होती है, तो जान ही रहे हैं, क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस है N2O। अब जल चक्र के बारे में जान लेते हैं। जल के स्रोत जान लो, यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है। लोगों को लगता है वो जो नदियाँ हैं, झीलें हैं, उनमें सबसे ज़्यादा पानी है जो मीठा पानी है। नहीं, नदियों में सबसे कम मीठा पानी होता है। ये परसेंटेज लिख दिया। महासागर में जो खारा जल है वो है 96.5% से 97.2% तक। जो केवल 3% के लगभग जो शुद्ध जल है, उसका 2.15% तो आ गया कहाँ पर, हिमनद में, जो बर्फ जमी हुई है, ध्रुवीय बर्फ। फिर भूजल जो है वो है 0.61%।
झीलों में कितना पानी है? 0.009%। इसका ऑर्डर पूछ लेते हैं कभी कभी। नदियों में सबसे कम है, देखो 0.0030 है, फिर 1% है। नदियों से कई गुना ज़्यादा झीलों में होता है। इसके बाद वायुमंडल जो होता है जल वाष्प के रूप में यहाँ पर रहता है, तो जो झीलों के बराबर पानी है, मतलब झीलों से तो कम है, 0.001%, लेकिन नदियों से काफ़ी ज़्यादा है। नदियों में एक जीरो और लगता है ना, नदियों में एक जीरो और लग जाएगा। अब जल चक्र की प्रक्रियाएं क्या होती हैं? तो जल तो भरा हुआ है, फिर इसका बाष्पीकरण होगा। बाष्पीकरण के द्वारा जल वाष्प जो होती है वो बादलों का निर्माण करती है। बादल कैसे बनते हैं, वर्षा कैसे होती है, उसके लिए आप लोग ज्योग्राफी की क्लासेज देखें। एक शॉर्ट फॉर्म समझाए दे रहे हैं। बादल के लिए क्या होता है, नॉर्मली समझ लो। पहले जल वाष्प बन गई, अब ये बूंदें जल वाष्प गई। जल वाष्प क्या हुआ, जब ज्यादा मात्रा हो, 4% के लगभग मात्रा जल वाष्प हो सकती है वायु में, ठीक है। और ये 4% जब पहुंच जाती है तो ये क्या होती है? सापेक्षिक आर्द्रता। सापेक्षिक आर्द्रता क्या होती है? जलवाष्प की मात्रा वायु में और उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता। जलवाष्प की मात्रा ऊपर अपॉन जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता, ये होती है सापेक्षिक आर्द्रता। जब ये 4% या उससे ऊपर पहुंच जाए तो क्या होती है? वो वायु हो जाती है संतृप्त। जब वो संतृप्त हो जाएगी तो वो क्या करती है? बूंद बनाती है। बूंद बनाएगी तो वर्षा होती है। बस इतना ही है। संतृप्त हो जाएगी तो फिर क्या है? जलवाष्प इकट्ठी होकर बूंद में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। ये पूरा प्रोसेस, इस प्रोसेस के लिए क्या चाहिए? वायु में जलवाष्प चाहिए। जलवाष्प और वायु का ऊपर उठना सबसे इंपॉर्टेंट है। जब वायु ऊपर उठती है तो इसका टेम्परेचर कम होता है। प्रत्येक किलोमीटर पर, 1 किलोमीटर पर वायु का तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। और जैसे ही तापमान कम होता रहेगा, जलवाष्प किस में बदलने शुरू हो जाएगी? बूंदों में, ठीक है। तो वर्षा के लिए क्या जरूरी है? एक तो वायु में जलवाष्प की मात्रा और वायु का ऊपर उठना। फिर वर्षण होता है। बाष्पोत्सर्जन जो होता है उससे भी क्या होता है? बाष्पीकरण होता है। श्वसन जो मनुष्य करता है उससे भी वायु क्या है, जो पानी है वो जलवाष्प के रूप में वायुमंडल में जाता है। ज्वालामुखी उद्गार से भी क्या होता है? पानी का बाष्पीकरण होता है। ये सारी चीजें बाकी वर्षा द्वारा फिर से आ जाता है, तो इसको ज्यादा नहीं समझाऊंगा। अगला है ऑक्सीजन चक्र। ऑक्सीजन चक्र सबको पता है, दो ही प्रोसेस है। जितने भी जीव हैं वो श्वसन करते हैं, तो वो क्या करते हैं? O2 लेके CO2 में बदल देते हैं। फिर इस CO2 को पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण द्वारा फिर से O2 में बदल देते हैं। ये पूरा प्रोसेस है। बाकी CO2 उत्सर्जन के और भी बहुत सारे हैं रीजन जो मैंने बताए, कि जो आपका जैव ईंधन का आप दहन करते हैं तो भी, तो कार्बन चक्र वाला पूरा आ जाएगा CO2 में, ठीक है। अगला है सल्फर चक्र। अवसादी चक्र होते हैं सल्फर और फास्फोरस, चट्टानों के रूप में पाए जाते हैं, अवसाद के रूप में पाए जाते हैं। तो सल्फर का अधिकांश भाग चट्टानों के रूप में पाया जाता है। ज्वालामुखी उद्गार होता है तो मैंने बताया था SO2 निकलता है। क्योंकि SO2 क्यों निकलता है? कि जो आपके अंदर लावा होता है उसमें सल्फर होता है भारी मात्रा में, तो ज्वालामुखी उद्गार। जीवाश्म ईंधन जो होता है उसमें भारी मात्रा में सल्फर होता है, तो यहाँ पर भी क्या होता है? आपका SO2 निकलती है। और जो अम्ल वर्षा होती है, अम्ल वर्षा किससे होती है? NO2 और SO2 द्वारा। NO2 SO2 मिलके क्या ये बना देता है? HNO3, और ये बना देता है H2SO4, और दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग अम्ल हैं, है ना। तो NO2 और SO2 के द्वारा क्या होता है? सल्फर निकलता है। मतलब SO2 के द्वारा सल्फर निकलता है, NO2 के द्वारा नाइट्रोजन। इसके बाद प्रवाह। इसका प्रवाह कैसे होता है? तो सबसे पहले चट्टान के रूप में, और वो चट्टान जैसे ही अपक्षैत होती है तो मृदा बन जाती है। अपर्दन होता है जब एक जगह से दूसरी जगह जाए, फिर मृदा में मिलती है, और मृदा के माध्यम से ये क्या है? खाद या जल स्रोत में प्रवेश हो जाता है इसका, सल्फर का। सल्फर का जो बैक्टीरिया है वो है थायोबैसिलस। फिर फास्फोरस चक्र देख लेते हैं, ये भी अवसादी चक्र है। फास्फोरस का प्राकृतिक भंडार चट्टानों में फॉस्फेट के रूप में विद्यमान रहता है। प्रवाह इसका भी चट्टानों का अपक्षयन अपर्दन होगा, फिर मृदा में मिलेगा, मृदा से खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करेगा, फिर खाद्य श्रृंखला को सजीव वगैरह खाएंगे, और इनके मरणोपरांत इसका अपघटन होकर फिर से क्या है? मृदा में मिल जाएंगे। फास्फोरस अवसाद के रूप में पुनः चट्टानों में मिल जाता है। इसका एक गुआनो चिड़िया के बारे में बात करनी है। पहले ये जान लो कि फास्फोरस किस लिए जरूरी, जो आपके दांत होते हैं, हड्डियां होती हैं, वो फास्फोरस उसका एक मेन पार्ट होता है।
जो डीएनए होता है, आरएनए होता है, इसका भी पार्ट, कवच, अस्थियां, दांतों का निर्माण फास्फोरस से होता है। गुआनो चिड़िया पाई जाती है पेरू के तट पर। ये चिड़िया जो बीट करती है, उस बीट में बहुत ज़्यादा फास्फोरस पाया जाता है। अब सोचेंगे इतनी छोटी सी चिड़िया से क्या है, हज़ारों लाखों की संख्या में चिड़ियाँ हज़ारों साल से बीट कर रही हैं, तो ये पूरा पहाड़ बना दिया इन्होंने, बड़े-बड़े पहाड़ बना दिए फास्फोरस के। और इस फास्फोरस को हमें किस लिए उपयोग में करते हैं? उर्वरक के रूप में। तो बहुत महँगी चीज़ है ये। पेरू के तट पर इनकी बीट से फास्फोरस की प्रचुरता पाई जाती है। फास्फोरस में घुलनशील बैक्टीरिया कौन-सा है? बैसिलस, स्यूडोमोनास और एस्परजिलस, जो फास्फोरस को घोल देता है। अब पर्यावरण के बारे में बताया था, लेकिन ये सांस्कृतिक पर्यावरण थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करना था। तो सांस्कृतिक पर्यावरण में जो मनुष्य निर्माण करता है वो आता है सारी चीज़ें। उसमें समूह, समुदाय, रूढ़ियाँ, परंपराएँ, आदर्श मूल्य आ जाते हैं। हो सकता है पूछ दे इलैबोरेट करके। आर्थिक पर्यावरण भी एक होता है, वो भी मनुष्य की क्रियाविधि से ही बनता है। तकनीकी पर्यावरण होता है, राजनीतिक पर्यावरण और आध्यात्मिक पर्यावरण। ये सब सामाजिक पर्यावरण के ही भाग होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के घटक बता दिए थे, कल भी बता दिए थे, आज थोड़ा-सा और इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ डिटेल में। जैविक घटक सबको पता है, इसमें सारे क्या आ जाते हैं, जितने भी उत्पादक और उपभोक्ता होते हैं वो। अजैविक के अलग-अलग पार्ट होते हैं, तो एक तो होता है कार्बनिक, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, यूरिया, ह्यूमस होता है। अकार्बनिक में जल, सल्फर, फास्फोरस। जो लवण होते हैं उसमें कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। गैसों में O2, N2, CO2, H2, NH3। भौतिक घटक होते हैं ऊर्जा, प्रकाश, ताप, वायु। अब ये पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित जितनी अन्य शब्दावलियां हैं जो आज के इसमें यूज हुई हैं उनको देख लेते हैं। ऊर्जा प्रवाह का 10% का नियम किसने दिया? रेमंड लिंडेमैन, 1942 में, अमेरिका के थे। पारिस्थितिक पिरामिड शब्द किसने दिया? चार्ल्स एल्टन ने, 1927 में, ब्रिटेन के। और पिरामिड के साथ ही इन्होंने खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल शब्द भी दिया था, 1927 में, ब्रिटेन के ही हैं। पारिस्थितिक तंत्र ये तो कल भी आप लोग पढ़ चुके थे, और पारिस्थितिकी फिर से रिपीट कर दिया कि आपका रिवीजन हो जाए। एजी टेंसले और अर्नेस्ट हैकेल, 1935 में पारिस्थितिकी तंत्र इन्होंने शब्द दिया था, और हैकेल ने कब दिया था पारिस्थितिकी? 1866 में। तो पहले पारिस्थितिकी आया था, बाद में पारिस्थितिकी तंत्र शब्द आया था। जैव भू रसायन चक्र किसने दिया था? तो व्लादिमीर बर्नार्डस्की। और व्लादिमीर लगा है तो समझ जाएंगे कहाँ के, रूस के, 1926 में। पारितंत्र सेवाओं का मूल्यांकन रॉबर्ट कोस्टांजा ने किया था, $33 बिलियन लगाया था मूल, 1997 में, अमेरिका के ही थे। ग्रीन हाउस गैस शब्द किसने दिया था? तो जोसेफ फूरियर ने, 1824 में, फ्रांस के थे। यहाँ पर आज की क्लास समाप्त होती है। शेयर जरूर करें, लगातार पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें, टेस्ट लगाते रहें। बहुत सारी चीज़ें अभी समय के साथ बढ़ती चली जाएंगी। हालांकि अभी इतनी सारी चीज़ें हो रही कि अगर आप एंगेज हो जाओगे तो 1 महीने में सब कुछ आपका रिवीजन बहुत अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी, टेस्ट हो जाएंगे। बाकी जिसको जो भी इससे नहीं जुड़ा है, जीएस रेवोल्यूशन सर्च करेंगे प्ले स्टोर पर तो आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।